Welcome back. Continuing the same chapter, that is manufacturing industries. Today we will study about mineral based industries, and under this section we will learn about iron steel industry, aluminum smelting industry and chemical industry. So let's begin. Now the very first question that strikes in our mind is that what are mineral based industries? So these are those industries which use minerals and metal as a raw material. Now let's move to our first industry, that is iron and steel industry. So students, this is a basic industry. Basic means this industry is a base for all the other industries. Other industries means all the heavy, medium and the light industries. Because देखो किसी भी इंडस्ट्री को रन देने के लिए मशीनरी की ज़रूरत होती है एंड जितनी भी मशीनरीज़ हैं वो कहाँ से बन के आती हैं, दैट इज़ फ्रॉम आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ओनली. अगर आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री नहीं होती तो कोई दूसरी इंडस्ट्री एग्जिस्ट ही नहीं करती. ठीक है, सो दैट इज़ वाई दिस इंडस्ट्री इज़ कॉल्ड एज द बेसिक इंडस्ट्री. Now steel is needed to manufacture variety of engineering goods. So when we take any kind of machine which is to be made, we need steel. Similarly, in the construction, we need steel rods, we need iron rods along with the cement, and both of them, cement and the steel rods, or you can say the iron rods, both of them come under the category of basic industry only. Then comes to the defense. Now in case of defense, steel is used in making ships, crafts, tanks, etc. Then in the field of medical, telephony field, then scientific equipment making, and in the various consumer goods. अब consumer goods में क्या आता है, आपके स्टोर की शेल्फ्स हैं, है ना, और आपके देखो घर में कपड़े सुखाने का स्टैंड होता है. ठीक है, आपके घर की रेलिंग, आपके घर के कबर्ड्स, आपके घर के जो वार्डरोब डिज़ाइन किया जाता है वो, आपके घर में जितनी भी डोमेस्टिक अप्लायंसेस हैं. Production and consumption of steel is regarded as the index of country's development. That means if the country is consuming more and more steel, this shows that country is growing. अब देखो, अगर हम खुद आयरन एंड स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं और उसे कंज्यूम भी कर रहे हैं तो ये दिखाता है कि हमारी कंट्री की ग्रोथ हो रही है. पर अगर हम अपने कंट्री इंडिया के बारे में, इंडिया के केस में देखते हैं तो हम क्या करते हैं, अपना जैसे आयरन ओर जो एज ए रॉ मटेरियल जो है, अच्छा रॉ मटेरियल तो हम बाहर भेज देते हैं. और जब हमारी बारी आती है बड़ी बड़ी मशीनरीज़ की प्रोडक्शन करने की, यानी कि बड़ी मशीनरियों को प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, बड़ी अच्छी मशीनरीज़ को बाहर से इंपोर्ट करने लग जाते हैं. तो ये जो प्रोसेस है ये हमारी इकोनॉमी का बहुत बड़ा लॉस है. अब देखो, आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को हम हैवी इंडस्ट्री कहते हैं. इसका एक ही मेन रीज़न है कि इसका जो रॉ मटेरियल होता है वो आयरन ओर की फॉर्म में रहता है और जिसके फिनिश गुड्स होते हैं वो स्टील की फॉर्म में रहते हैं, जो कि हैवी हैं और बल्की होते हैं. ये दोनों रॉ मटेरियल और फिनिश गुड्स. तो हैवी का मतलब भारी और बल्की का मतलब ज़्यादा जगह घेरने वाले. तो इस वजह से इस इंडस्ट्री को हम हैवी इंडस्ट्री कहते हैं. अब ऐसी इंडस्ट्रीज़ के लिए हमें एक अच्छा वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत होती है और इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा आती है. Now for the manufacturing of steel, we need iron ore, coking coal and the limestone in the ratio of 4:2:1. अब जो स्टील प्रोड्यूस होता है इस मिक्सचर से वो तो थोड़ा सॉफ्ट यानी कि फ्लेक्सिबल सा स्टील रहता है. तो उस स्टील को हार्ड बनाने के लिए हम उसमें क्या करते हैं, ऐड करते हैं मैंगनीज़ की कुछ क्वांटिटी, जिसकी वजह से स्टील को स्ट्रेंथ मिलती है. स्टील स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है. 2016 में इंडिया का पूरे वर्ल्ड में क्रूड स्टील प्रोडक्शन में 3rd रैंक था आफ्टर जापान एंड चाइना, एंड वी प्रोड्यूस अप्रॉक्सीमेटली 95.6 million tons of crude steel in that year.
and this you can easily see in this pie graph. India is the largest producer of sponge iron also. Now the thing which we must note down is that in 2016, India per capita consumption of steel was just 63 kg per annum, whereas the world's average consumption is of 208 kg per annum. So this also clearly shows that we are not able to use steel for our economic growth and development. Let's understand the process of steel manufacturing through this flow chart. Students, this flow chart is exactly similar as given in your book. अब देखो, सबसे पहले आयरन ओर जो कि रॉ मटेरियल की तरह इस प्रोसेस में यूज़ होता है, उसे प्रोसेसिंग प्लांट तक लाया जाता है, फिर इसे ब्लास्ट फर्नेस में मेल्ट किया जाता है, यानी कि पिघलाया जाता है, और फिर इस पिघले हुए आयरन ओर में लाइमस्टोन को मिला दिया जाता है, क्योंकि लाइमस्टोन जो है वो एक फ्लक्सिंग मटेरियल है। फ्लक्सिंग मटेरियल का मतलब होता है क्लीनिंग एजेंट और प्योरीफाइंग एजेंट। तो ये आयरन ओर को प्योरीफाई करता है, फिर स्लैग को निकाल दिया जाता है। अब स्लैग क्या है? इट इज़ द बाय प्रोडक्ट ऑफ स्टील प्रोडक्शन। फिर कोक को जलाकर ओर को दोबारा गर्म किया जाता है। देन इसी पिघले मटेरियल को मोल्ड्स में डाला जाता है और इन मोल्ड्स को हम पिग कहते हैं, और इस वजह से इस स्टेज में बनने वाले लोहे को हम पिग आयरन के नाम से जानते हैं। देन अगेन पिग आयरन को मेल्ट किया जाता है और उसकी इम्प्योरिटीज़ को ऑक्सीडाइज किया जाता है, जिससे हमारे पास प्योर लोहा रह जाता है। और इस स्टेज पर इस लोहे में हम मैंगनीज, निकल और क्रोमियम मिलाते हैं, जिससे वो एलॉय बनता है, और अब जो स्टील बन के तैयार होता है उसे हम स्टील कहते हैं। और लास्ट स्टेज में हम इसी स्टील को रिक्वायर्ड शेप देने के लिए रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग और फोर्जिंग के थ्रू प्रेस किया जाता है। देखो 1950 में हमारा और चाइना का जो स्टील प्रोडक्शन था वो ऑलमोस्ट सेम था, बट आज चाइना वर्ल्ड का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर भी है और कंज्यूमर भी। ऐसा क्यों है, ये मैं आप पे छोड़ती हूँ। इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में सोच के बताएंगे, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको पीछे मिनरल्स वाले टॉपिक में भी पढ़ाया था। नाउ इट्स इम्पॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑल PSUs market their steel through SAIL, that is Steel Authority of India Limited, while TISCO markets its product through Tata Steel only. It's important to remember that most of the iron and steel industries are located in the Chota Nagpur plateau only. And the reason behind this is only the favorable factors like लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, क्योंकि यहीं की खानों में से हमें आयरन ओर ईजीली मिल जाता है, और डिफरेंट टाइप्स के रॉ मटेरियल जो कि हमें इस इंडस्ट्री के लिए चाहिए होते हैं वो भी हमें यहीं से ईजीली मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट इज इट रिक्वायर्स कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, जो कि यहाँ पे अवेलेबल है। देन रिक्वायर्स वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्टेशन, रेलवे फैसिलिटी, वो भी यहाँ अवेलेबल है। देन easy availability of cheap skilled as well as the non-skilled labor. Then capital and banking facilities are easily available from the metropolitan cities of Kolkata, Bangalore and Chennai. इसका मतलब ये है, देखो कोई भी फैक्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री जब हम एस्टेब्लिश करते हैं तो उसके लिए क्या होता है, वो लोन की ज़रूरत होती है, और लोन फैसिलिटी जो है वो अच्छे बैंक्स दे सकते हैं। देन लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, ये मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि वो वहीं आयरन ओर की माइंस हैं तो वो बहुत कम सस्ते दामों पर यहाँ से मिल जाती है। देन एक्सपोर्ट इंपोर्ट फैसिलिटीज़, अब देखो इंटरनेशनल मार्केट में अगर हमें अपना प्रोडक्ट बेचना है या माल बेचना है तो उसके लिए एक्सपोर्ट इंपोर्ट फैसिलिटी की ज़रूरत रहती है। सो फॉर दैट this export and import facilities are easily available here.
through the ports of विशाखापट्टनम, चेन्नई, कोलकाता. देन एक काफ़ी अच्छा मार्केट की ज़रूरत होती है जो कि यहाँ पे इजीली अवेलेबल है, वेल डेवलप्ड मार्केट है इन एरियाज़ में. सो दीज आर द बेसिक रिक्वायरमेंट्स which are required for the iron and steel industries. पूरे वर्ल्ड में एक बहुत बड़ा आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री होने के बावजूद इंडिया जो है अपने फुल पोटेंशियल तक परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. सो व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट? इट इज़ सिंपली बिकॉज ऑफ फ्यू रीजन्स ओनली. द फर्स्ट वन इज़ कोकिंग कोल जो है ये इंडिया में काफ़ी लिमिटेड अवेलेबल है, इतना ज़्यादा अवेलेबल नहीं है जितनी की हमें ज़रूरत है. सो हमारी जो डिमांड है कोकिंग कोल की वो हम इंपोर्ट करते हैं कोकिंग कोल को, तब हमारी डिमांड पूरी होती है. एंड वी इंपोर्ट कोल फ्रॉम इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, रशिया एंड ऑस्ट्रेलिया. सेकेंड में मेजर रीज़न है लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर. अब लेबर क्या करती है, अक्सर छुट्टी मार जाती है. ज़्यादातर ये छुट्टियां मारने में बड़े जो है माहिर होते हैं. फिर इनसे नारेबाजी करवा लो जितनी मर्जी, गुटबाजी करवा लो, यूनियन बाजी, ठीक है. तो ये जो काम है ना इस लेबर ग्रेड के, तो ये भी प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करते हैं. देन इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, देन पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर. सो दीज आर द 4 solid reasons due to which India is unable to perform to its full potential. अब प्रेजेंट सिचुएशन ये है, देखो हम जिन कंट्रीज़ को आयरन और कोल एक्सपोर्ट करते हैं हम उन्हीं कंट्रीज से अच्छी क्वालिटी का स्टील इंपोर्ट करते हैं. नाउ इन 1991 अंडर द सुपरविजन ऑफ प्राइम मिनिस्टर PV Narasimha Rao, liberalization and foreign direct investment have given a boost to the iron and steel industry with the efforts of private entrepreneurs. But still, in order to produce world-class quality steel, we still have to do more research and development. Let's move to the map work of locating major iron and steel industries. अब ध्यान से देखो, दुर्गापुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल में है. देन बर्नपुर स्टील प्लांट वेस्ट बंगाल और झारखंड के बॉर्डर पर है. देन बोकारो स्टील प्लांट झारखंड के बॉर्डर पर है. जमशेदपुर स्टील प्लांट झारखंड के जो ट्रायंगल वाला बॉर्डर है झारखंड में है, वहाँ पर लोकेटेड है. देन राउरकेला स्टील प्लांट झारखंड और उड़ीसा के बॉर्डर पर है, यानी कि ये उड़ीसा में है. देन भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में है. विजयनगर स्टील प्लांट्स जो है कर्नाटका और तेलंगाना के बॉर्डर पे है, यानी कि ये कर्नाटका में है. देन भद्रावती स्टील प्लांट कर्नाटका में ही बेंगलोर के पास है. देन सेलम स्टील प्लांट, ये भी एक बहुत बड़ा प्लांट है, और हिसार में भी एक बहुत बढ़िया स्टील प्लांट है. हालांकि मैंने इसमें हिसार मार्क नहीं किया है, यू कैन मार्क योरसेल्फ. Now there is a mnemonic which you must remember, that is Durgapur, Rourkela and Bhilai. So these are the 3 most important iron steel plants and the order in which they are established. So Durgapur plant was established prior to the Rourkela and Rourkela plant was established prior to Bhilai. Now if I talk about the support from the various regions, then Bhilai plant was supported by Russia, that is the collaboration of Soviet Union led to the establishment of Bhilai plant. Then Rourkela plant was established with German collaboration and Durgapur plant was established with British collaboration. Dayatri plant in Odisha is the recent plant which was established with the collaboration of Britain and South Korea. Now the next is the aluminium industry. It is the second most important metallurgical industry. Aluminium is light and resistant to corrosion. Resistant to corrosion का मतलब होता है इसमें कभी जंग नहीं लगता. It is the good conductor of heat and electricity.
यह सब कुछ आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, जस्ट एक रिवीजन है एल्युमिनियम इंडस्ट्री की तो आपकी ज्योग्राफी में, तो आप सिर्फ रिवाइज करो, रिकॉल करो. Then aluminium is a good conductor of heat and electricity. It is malleable and it becomes strong when it is mixed with other metals. जब ये alloy बनता है तब. Then it is used to manufacture aircrafts, utensils, wires. अब देखो, ये जो एल्युमिनियम इंडस्ट्री है ना, इसने स्टील, कॉपर, जिंक और लेड इंडस्ट्री की जगह लेनी शुरू कर दी है. Now let's see the location of aluminum smelting plants in our country. So these are located in Odisha, West Bengal, Kerala, UP, Chhattisgarh, Maharashtra and Tamil Nadu. All these plants are nicely marked in this map. Students, do regular practice of map work at your home. As you all know that bauxite is the ore of aluminium and is also the raw material of aluminium smelters. So it is very bulky, बहुत ज़्यादा जगह घेरता है, and it is dark reddish in reddish colored rock. We need nearly 4 to 6 tons of bauxite to produce 1 ton of aluminium. Now let's understand the prime factors which are required for the location of this industry. The first one is the regular supply of electricity, and the second is assured sources of raw material at the minimum cost. The largest aluminium plant in our country is at Koratpur. About 8 aluminium plants are located in Orissa, in Nalco and Balco. Now students, I have given a brief information about Nalco, Balco and Koratpur in this slide. Just go through that. Now let's understand the process of manufacturing in aluminium industry. First of all, क्या कहते हैं कि जो बॉक्साइट है एल्युमिनियम की ओर, उसको एज ए रॉ मटेरियल हम यूज़ करते हैं इस प्रोसेस में. इस ओर को, बॉक्साइट को, उसकी माइंस से एक्सट्रैक्ट करके ट्रांसपोर्ट किया जाता है एल्युमिनियम रिफाइनरी में थ्रू रेलवेज और शिपमेंट. और एल्युमिनियम रिफाइनरी में पहुंचकर बॉक्साइट को सबसे पहले क्रश किया जाता है और क्रश करके एल्युमिनियम घोलकर अलग निकाल लिया जाता है. और इस घोल में कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक लगता है, जो कि पेट्रोलियम रिफाइनरी से आता है, कोल माइन से कोल आता है, और देन एल्युमिनियम में 18,600 यूनिट पर टन की इलेक्ट्रिसिटी पास करके एल्युमिनियम बना दिया जाता है. Now next industry is the chemical industry. This chemical industry occupied an important position in country's economy because it contributes approximately 3% of the total GDP. It is the third largest in Asia and occupies the 12th place in the world in terms of its size. This industry contributes much to agriculture by controlling harmful insects and the weeds. ये केमिकल इंडस्ट्री है, ये हमारे कंट्री में बहुत तेज़ी से बढ़ती हुई इंडस्ट्री है और ये बहुत डाइवर्सिफाई भी है. इस इंडस्ट्री में दोनों लार्ज स्केल और स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं. केमिकल इंडस्ट्री में दोनों ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक फैक्टर्स जो हैं, ये रैपिड ग्रोथ इस सेक्टर में देखने को मिलती है. अब क्योंकि केमिकल्स आर्टिफिशियली प्रोड्यूस हम कर सकते हैं, जिसकी वजह से इस इंडस्ट्री की लोकेशन स्कैटर्ड है हमारे कंट्री में. अब जो ऑर्गेनिक केमिकल्स हैं वो आप पेट्रोलियम क्रूड ऑयल के डिस्टिलेशन से निकालते हो. दैट मीन्स ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ जो रहेंगी उनकी लोकेशन लिमिटेड होगी. दैट वो कहाँ होंगी? वो होंगी पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के पास, जहाँ से पेट्रोलियम मिलता है या रिफाइनरीज़ होती हैं. तो ऑर्गेनिक इंडस्ट्रीज़ हमें ऐसी जगह पर ही देखने को मिलेंगी. लेकिन जो इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं वो हमें पूरे कंट्री में देखने को मिलती हैं. अब इनऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है, वो हमारे बहुत काम आता है, क्योंकि ये हम यूज़ करते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फर्टिलाइजर्स, सिंथेटिक फाइबर्स, प्लास्टिक एडेसिव्स, पेंट्स, डाई स्टफ्स एट्सेट्रा.
अब सल्फ्यूरिक एसिड के अलावा हमारे कंट्री में नाइट्रिक एसिड, सोडा ऐश और कई एल्कलीज भी बनाए जाते हैं, जिनको कि हम यूज़ करते हैं ग्लास बनाने में, सोप बनाने में, डिटर्जेंट पेपर बनाने में और कास्टिक सोडा की मैन्युफैक्चरिंग में। अब हम ऑर्गेनिक केमिकल्स की बात करें, यानी कि पेट्रोकेमिकल्स की, तो ये यूज़ किए जाते हैं फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर्स, प्लास्टिक्स, डाइस्टर्स, ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल्स। देन ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स जो हैं वो बेसिकली, अभी मैंने आपको बताया, वो लोकेटेड रहते हैं नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स। देन एक बहुत अच्छा पॉइंट है कि जो केमिकल इंडस्ट्री है ये अपनी खुद की लार्जेस्ट कंज्यूमर है, बिकॉज द बेसिक केमिकल्स undergo processing to further produce other chemicals that are used for industrial application, agriculture और directly for the consumer market। अब देखो केमिकल इंडस्ट्री में जो भी काम होता है, प्रोडक्ट बनता है, या केमिकल इंडस्ट्री में जो इनपुट चाहिए होती है वो केमिकल ही है। तो केमिकल इंडस्ट्री अपनी इनपुट, अपनी आउटपुट सब कुछ केमिकल से करती है, तो ये अपनी खुद की ही लार्जेस्ट कंज्यूमर है। अब कुछ तो केमिकल्स हम डायरेक्ट यूज़ करते हैं, डायरेक्ट हमारे घरों में आ जाते हैं, जैसे नेल पॉलिश रिमूवर है, नेप्था की बॉल्स हैं जो हम अपने कपड़ों में डालते हैं ताकि उनमें कीड़े ना लग जाएं, है ना। देन फिनाइल है जो हमारे घर में यूज़ होती है। तो इस तरीके की कुछ चीज़ें हैं जो हमें डायरेक्ट सप्लाई होती हैं और कुछ इनडायरेक्ट, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ क्लास। होप you understand well, but still if you have any doubt, any query, you can ask me any day, anytime. So keep studying, keep revising till next class.